हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामी एनसीईआरटी। एग्जामी एनसीईआरटी में आप सबका स्वागत है। एग्जामी एनसीईआरटी में जैसा कि आपको पता है, एग्जामी एनसीईआरटी में हम लोग एनसीईआरटी बुक्स कवर कराते हैं ओनली सोशल स्टडीज़ की। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का फ्रांसीसी क्रांति कवर करेंगे। ओके, जो कि मैं आपको छोटी छोटी क्लासेस में प्रोवाइड करूँगी, राइट? ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, यानी ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से हमारी 9th क्लास से स्टार्ट हो रही है हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री तो हमने पढ़ी है ना, तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाँ, 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति मतलब फ्रांस की उस टाइम की सिचुएशन के बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, सम्राट ने सेना को शहर में घूमने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। अफवाह क्या थी? कि सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। ठीक है, लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेवा का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अब जो जनता डरी हुई थी ना, तो वो लोग हथियारों की खोज में इधर उधर जाके भवनों में प्रवेश करने लगे। ठीक है, अंततः क्या हुआ? सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। बास्तीन के किले, ये देखिए, बास्तीन के किले की जेल को तोड़ डाला। अब वो जो भीड़ थी ना, उसने बास्तीन के किले के तोड़ के जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्लीन का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निर्कुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वस्त को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। ठीक है, देखिए, ये फ्रांसीसी क्रांति के जो सम्राट थे लुई 16, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पे तब कैसे उस टाइम पे विद्रोह किया था जनता ने। इस घटना के बाद क्या हुआ? कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष भी हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक इसे लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ी के रूप में देखा जिसका परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि इस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। और क्यों और कैसे हुआ? ठीक है, इसमें ये सब बताया जा रहा है कि क्यों और कैसे हुआ। देखिए, ये इस तरह से पूरा ये किला सब जला दिया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? ये जो सम्राट थे, इनके खिलाफ जनता हो गई थी, है ना? और ये इनके खिलाफ क्यों हुई थी, इसके बारे में हम आगे समझेंगे कि आखिर जनता का इतना भयंकर रूप कैसे आ गया सामने। आखिर कोई तो वजह रही होगी ना। जनता मतलब कि जो राजा था वहाँ पे, आखिर उसने कोई ना कोई तो ऐसे वजह रखी होगी ना जनता के लिए सामने, ताकि जनता इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी, है ना? वो हम इसमें पढ़ते हुए चल रहे हैं फ्रांस की क्रांति में कि आखिर क्या क्या रीज़न थे। ठीक है, देखो, वास्तीन ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए। देखिए, इस तरह से उन्होंने कई चित्र बनाए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, अब देखिए, इतना हमने आतंक पढ़ा, इतना देखा कि जितना आतंक हो गया था, पूरी जनता ने कैसे सब कुछ जला दिया और कैसे कितने आतंक में थी ये पूरी जनता। तो इसका जो हमारा बैकग्राउंड है ना, वो हम इससे समझेंगे क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या वजह थी जो जनता इतनी एग्रेसिव हो गई थी। ठीक है, तो ये एक कहानी की तरह हम पढ़ेंगे, कहानी की तरह समझेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, और ये वर्ल्ड हिस्ट्री है हमारी। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम फ्रांस की क्रांति से समझना शुरू करते हैं। देखिए, सन 1774 में क्या हुआ था? 1774 में बूर्बो राजवंश की लुई 14वां फ्रांस की राजधानी पर आसीन हुआ। जो लुई 14वां थे, वो फ्रांस की राजधानी में
हाँ, फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुए थे। ये बूर्बो राजवंश के थे, जो 1774 में आस्तीन वो राजगद्दी पर आसीन हुए थे। ठीक है, ये 14 राजा थे ये। फिर इन्होंने क्या क्या किया जिसकी वजह से जनता इतनी एग्रेशन में आ गई थी? देखिए, उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी। उस राजा की उम्र उस टाइम 20 साल की, और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। अब लंबे समय तक युद्ध चलेगा तो क्या हो गया था? तो फ्रांस के सारे संसाधन नष्ट हो गए थे। जिस टाइम वो राजा बना था लुई 14वां, तो उस टाइम क्या हुआ था, वहाँ के जो वो थे ना, राजकोष था, खाली हो गया था। लंबे समय तक युद्ध चला था ना, जिसके कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए थे। वर्साई के विशाल महल और राजदरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। अब वो लोग, उन्होंने उसमें भी पैसा बहाया था अपनी शान शौकत में, बहुत सारी फिजूल खर्ची की थी, जिसकी वजह से क्या होता, हमारी जनता को पैसे की बहुत कमी हो गई थी। जहाँ पे पूरी जनता ना खा पा रही थी, ना रहना तो छोड़ो, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही थी ना, वो सब इसमें बताया गया है। और ये सब राजा की ही इसमें हरकतें बताई गई हैं कि राजा ने कैसे फजूल खर्च किए थे। जब उनका पूरा राजकोष खाली हो चुका था, तो उन्हें फजूल खर्च नहीं करना चाहिए था ना, लेकिन राजा ने किया अपनी शान शौकत बढ़ाने के लिए, जिसके चक्कर में क्या हुआ, जनता के पास कुछ रहा ही नहीं, बचा ही नहीं रहा जनता के पास, और जनता एग्रेसिव हो गई थी। और जिससे कि हमने जो कि पहले देखा था ना, वो सब उन्होंने उस किले में किया था। ठीक है, देखिए फिर क्या हुआ था, फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 14वें के शासनकाल में क्या हुआ था, फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। ठीक है, ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी किसने? लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु था ब्रिटेन, उससे आज़ाद कराने में सहायता दी थी। किसकी? अमेरिका की। ठीक है, इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लीवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लीवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार ने कर्जदाता पर 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। सरकार से कर्जदाता जो थे वो 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप क्या हुआ, फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। ठीक है, उनके पास बहुत सारा कर्ज हो गया था। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों में, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गए, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण जो थे ना, वही कर अदा करते थे। ठीक है, इसमें क्या था, समाज 3 स्टेटों में बांट दिया गया था, यानी कि 3 भागों में बांट दिया गया तो हमारा जो समाज था। तो कौन कौन से भागों में बांटा गया था, इसको स्टेट बोला गया है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि 3 स्टेट में कैसे बटा था, यानी कि 3 वर्ग में बांट दिया गया था। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज जो था मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यता सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। ठीक है, देखिए अब ये है चित्र 2, फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। चित्र 2 कहाँ है, जो कि फ्रांस की ये रहा चित्र 2 है ना, ये फ्रांस की वर्ग व्यवस्था को ठीक है, ये किसको दर्शाता है, ये वर्ग व्यवस्था को, ये वर्ग व्यवस्था दिया है ना, इसको दर्शाता है। इसमें देखिए क्या क्या समाज है, किस किस में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट क्या था, पादरी वर्ग, दूसरा क्या था, कुलीन वर्ग, और तृतीय क्या था, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। और उसमें किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, ये सब थे।
ठीक है। ध्यान दें, तृतीय स्टेट में कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ गरीब भी हैं। अब तृतीय स्टेट में आपने देखा, देखिए कुछ अमीर भी हैं, जैसे इसमें दिखा है ना, व्यापारी भी थे, वकील थे, व्यवसायी थे बड़े बड़े, लेकिन इसमें छोटे लोग थे बेचारे, ये लोग भी थे, मजदूर भी थे, भूमिहीन किसान भी थे, छोटा किसान, नौकर, ये सब 3 स्टेट में आया करते थे। तो आपको पता है क्या हुआ था, इन तीनों स्टेट में सबसे ज़्यादा करों का बोझ उन्होंने किस पे डाला था? जो जो इसमें सम्राट दिखाए गए हैं, लुई 14वां, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें उनके उस टाइम फ्रांसीसी समाज में 3 स्टेट में बटा हुआ था, ठीक है। और कर अदा करने के लिए उन्होंने किस स्टेट पे सबसे ज़्यादा बोझ डाला था, ये हम आगे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, ठीक है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। हम अपना क्लास हम आगे कल से करेंगे, और फिर आप